So hello everyone. So I can welcome the 34 participants, and hopefully today is the last lesson of the chapter function. As all of you knows that function is a very important tool for programming. Now here are some additional features of the functions. Let's begin. So first point is in my last class I explained lifetime of the variable, and here I am giving you some text content. Lifetime of variable is directly proportional to the scope. As you know that scope is the range or the area space in which the variable is valid. Variable is valid. So in lifetime means the time period of the variable till it remains live in the memory. So जब तक आपका प्रोग्राम रन होता है, तो जैसे आपने रन कमांड दिया और जब फाइनल आउटपुट आ गया, इसके बीच का जो टाइमिंग होता है दैट इज नोन एज एग्जीक्यूशन टाइमिंग ऑफ द प्रोग्राम. अब आपने प्रोग्राम की क्या है कि फंक्शंस बना रखे हैं, तो आपके प्रोग्राम को स्प्लिट कर रखा है अलग अलग फंक्शंस में, और ये जो अलग अलग पार्ट्स बन जाते हैं ये अलग अलग ही एग्जीक्यूट होते हैं. तो सबका एग्जीक्यूशन टाइमिंग अलग अलग होता है. टोटल टाइमिंग हमारा जो है वो टोटल एग्जीक्यूशन टाइमिंग होता है. तो क्या होता है कि एक बॉडी के अंदर कोई फंक्शन, बॉडी के अंदर कोई वेरिएबल है, तो वो उसी में ही काम करता है, क्योंकि वो उसका लोकल वेरिएबल होता है. ठीक है ना. तो इसलिए जब वो फंक्शन एग्जीक्यूट होता है तो वो वेरिएबल की वैल्यू मेमोरी में लाइव होती है. जैसे ही वो फंक्शन खत्म हो जाता है तो वो वेरिएबल मेमोरी से डिलीट हो जाता है. इसीलिए जब हम दूसरे फंक्शन में जाते हैं तो वो वेरिएबल वहां पर काम नहीं करता. रीजन वन, बिकॉज इट इज आउट ऑफ द स्कोप. रीजन टू, कि वो मेमोरी में उसकी वैल्यू है ही नहीं, इसलिए वो वहां पे काम नहीं करता है. ठीक है. तो दो तरह के वेरिएबल होते हैं यहाँ पे स्कोप के हिसाब से. एक होता है ग्लोबल वेरिएबल, जिसका स्कोप जो है वो पूरा प्रोग्राम होता है. इट वर्क्स इन द होल प्रोग्राम बिकॉज इट्स स्कोप इज द होल प्रोग्राम एरिया. सो इट्स स्कोप इज ग्लोबल. अब ऐसे वेरिएबल को जब हम प्रोग्राम रन करते हैं तो उसकी वैल्यू जो है वो मेमोरी में लाइव रहेगी टिल होल प्रोग्राम एग्जीक्यूशन. इसलिए ग्लोबल वेरिएबल का लाइफ टाइम भी ग्लोबल होगा और उसका स्कोप भी ग्लोबल होगा. आप ग्लोबल किसी का होल प्रोग्राम में लिख सकते हैं. ठीक है. अब बात करते हैं लोकल वेरिएबल की. The local variable मतलब the variable which is defined inside a local body like function or any other local block. So the variable which is inside a local block or a function that is local to that area. So its scope is a short local space. तो जब तक वो पार्ट जो है, जहां तक उसका स्कोप का पार्ट है, जब तक वो एग्जीक्यूट होगा तब तक ही उसकी वैल्यू मेमोरी में लाइव रहेगी. ओके. सो लाइफ टाइम ऑफ द लोकल वेरिएबल इज ऑल्सो लोकल बॉडी एग्जीक्यूशन टाइम. सपोज एक वेरिएबल है, वो एक फंक्शन f1 में है, तो जब तक f1 फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तब तक ही उसकी वैल्यू मेमोरी में लाइव रहेगी. जैसे ही आप उस फंक्शन का एग्जीक्यूशन खत्म, आप दूसरे कहीं चले गए तो वो वेरिएबल की वैल्यू मेमोरी से डिलीट हो जाएगी. सो लाइफ टाइम स्कोप ऑफ द लोकल वेरिएबल इज लोकल to that particular block
and lifetime is also the time period of that block. Okay, so this is about scope and lifetime. एक एग्जाम्पल है, ये जरूर देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है. इस तरह का एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन में मिलेगा एग्जाम में. यहाँ पर एक प्रोग्राम आपको दिया है. इस प्रोग्राम में हमने दो पार्ट हैं, एक फंक्शन f1 है और एक फंक्शन main है. One variable a is defined before the all function. It is called a global variable. So a is the global variable which can work in the whole program and its lifetime is also global. और देखिए इसमें कितने कितने वेरिएबल्स हैं. एक c वेरिएबल है फंक्शन f1 में, तो ये c वेरिएबल आर्गुमेंट में है, लेकिन ये c वेरिएबल f1 की बॉडी के अंदर है, तो ये वहां का लोकल हो गया. तो c इज ऑल्सो ए लोकल वेरिएबल. इसका स्कोप क्या होगा? f1 फंक्शन. इसका लाइफ टाइम क्या होगा? टाइम ऑफ f1 फंक्शन एग्जीक्यूशन. मींस जब तक f1 फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तब तक ये c की वैल्यू लाइव रहेगी मेमोरी में. जैसे ही f1 फंक्शन से हम बाहर जाएंगे, एग्जीक्यूशन इसका खत्म, c वेरिएबल खत्म. ओके, तो यहां पर ये f1 फंक्शन खत्म हो गया. उसके बाद में मैन फंक्शन आ गया. मैन फंक्शन के अंदर हमारे पास दो वेरिएबल है, एक n है और एक t है. So n and t are local to the main function body. So it works only within the main. तो इसका स्कोप क्या होगा? n और t का स्कोप होगा main function area. और इसका लाइफ टाइम भी लोकल टू फंक्शन f1 एग्जीक्यूशन टाइम. जब तक मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तब तक ये लाइव रहेंगे. कौन कौन से? n और t. आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, एक शेड्यूल आपको, एक प्रोग्राम स्ट्रक्चर आपको दिया जाएगा. इन दैट दे विल आस्क यू एंड राइट डाउन द स्कोप एंड लाइफ टाइम ऑफ द वेरिएबल्स यूज्ड इन द गिवन प्रोग्राम. सो यू शुड नॉट मिस एनी वेरिएबल, प्लस you should write correct scope and lifetime of each variable in the given program. Okay, the same question I will ask you at the end at the end of the lecture today. Next part जो है, this is very important part that will explain practically how the variables are accessible in the argument or in the function. See, it is called name resolution method or LEGB rule. What does it mean? It means when we are working with functions, how the variables given in the function, in the argument or inside the function or in the program are using the scope rules, how they are accessible, whether they are accessible or not, or which type, how you can access them. This method will be explained here. You know that scope is limited for the local variable, and you have to identify which one is the global. And suppose you want the accessing of local and global variable, then how do you access that? This I will explain here now along with this rule, and I will give you one or two example also. So LEGB rule means L stands for local. Whenever, wherever you are accessing any variable in the Python program, from the Python side, I am telling you how Python will execute that variable. Suppose in a program you have used a variable a, तो सबसे पहले Python क्या करेगा? Python चेक करेगा कि a क्या है, कहां से आया है, लोकल है कि ग्लोबल है, कि क्या वैल्यू है उसकी, वो उसकी वैलिडिटी चेक करता है. तो सबसे पहले वो देखेगा लोकल. जैसे किसी फंक्शन के अंदर a लिखा है, उसके अंदर कोई वैल्यू डाली है,
तो आपको वो पहले लोकल वैल्यू को ही वो यूज करेगा. So Python checks the variable in the local environment first. Okay. Then L के बाद आता है E. E मतलब enclosing environment. कई बार क्या होता है कि कोई लोकल बॉडी है, उस लोकल बॉडी के बाहर या उसके आउटर सरफेस आउटर एरिया में कोई दूसरा बॉडी है. जैसे आउटर लूप होता है उसके अंदर इनर लूप होता है. अब इनर लूप में कोई वेरिएबल आप यूज कर रहे हो, वो इनर लूप में नहीं है, तो हो सकता है कि वो आउटर लूप में हो. आउटर लूप में अगर कोई चीज है तो वो इनर लूप में काम करेगी. ऐसे ही पाइथन में अगर आपने कोई फंक्शन बनाया है तो उस फंक्शन से बाहर कोई ऐसी चीज हो जो फंक्शन के बाहर डिफाइन की हुई हो, लेकिन उसको यूज हम फंक्शन के अंदर कर रहे हैं, तो इट स्टैंड ई स्टैंड्स फॉर एनक्लोजिंग एनवायरनमेंट. तो अगर कोई मान लीजिए जैसे आपने ए वेरिएबल यूज किया, वो लोकल में नहीं है, तो फिर वो अपने एनक्लोजिंग एनवायरनमेंट में चेक करता है आसपास कि वहां तो नहीं है कोई ए, वहां भी नहीं मिला. देन इट चेक्स फॉर ग्लोबल. सारे चीजों के ऊपर अगर वो ग्लोबल एनवायरनमेंट में वहां पे भी चेक करेगा उसको कि वहां पे तो नहीं है वो ए वेरिएबल. मान लो उसको वहां भी नहीं मिला, या वहां मिला तो उसको वो यूज कर ले. जहां पे मिला उसको वो यूज करेगा. ये ऑर्डर है, लोकल फिर एनक्लोजिंग फिर ग्लोबल. और मान लीजिए कि वो वेरिएबल ग्लोबल में भी नहीं है, तो उसका फिर जो है वो बिल्ट इन एनवायरनमेंट में चेक करता है. बिल्ट इन का मतलब पाइथन के अंदर कुछ कांस्टेंट, कुछ ऐसी चीजें हैं जो पाइथन के अंदर इनबिल्ट है. ठीक है ना. जैसे रिटर्न है, इंट है, फ्लॉट है, या कुछ कांस्टेंट है जो पाइथन में इनबिल्ट है, ट्रू फॉल्स है. सो these things are inbuilt in the program. So Python checks whether what you are searching that is inbuilt in the Python or not. If it is not in inbuilt, then it generates error message. जहां पर जैसे मिलेगा वो उस ऑर्डर में ही उसको एक्सेस करें. बहुत आराम से ध्यान से इसको एग्जाम्पल से समझो. सी द एग्जाम्पल नेक्स्ट. मैं अलग अलग 3 केस बताऊंगा आपको. पहला केस है, just see this function def calc. It contains 2 argument x and y. तो x और y जो है they are local to calc function. ठीक है. s जो है वो भी लोकल टू calc फंक्शन है. ठीक है. तो हम इस फंक्शन के अंदर x, y और s इन 3 को हम यूज कर सकते हैं. x और y की वैल्यू यहां से हमने जो इसको कॉल किया है, यहां देखो नीचे नीचे लास्ट स्टेटमेंट में प्रिंट में कैल्क नम और मम 2 वेरिएबल हैं. दोनों वेरिएबल ये मेन प्रोग्राम है. इन दोनों को हमने यहाँ पे इनपुट किया और यहाँ से हमने इस फंक्शन को कॉल किया. तो जैसे हम कॉल करके यहाँ ऊपर जाएंगे, okay, when we go up in the function calc, it will use num variable into x and mum variable into y. So x and y value will be used accordingly, that s will be calculated and it will print s. No problem in that. When we return s, when we come to this end main program, num input, mum input and print calc num and mum. तो ये कैल्क फंक्शन को कॉल किया, वहां से रिटर्न होके क्या आएगा एस. वो वैल्यू कहाँ पे आएगी, इस जगह पे सम के अंदर, सम प्रिंट फंक्शन के अंदर यहाँ पे आएगी. तो जैसे वो वैल्यू आएगी वो प्रिंट हो जाएगी आउटपुट में. इस चीज को ध्यान से समझना है. पहली चीज, जैसे यहाँ पर मैं एक्स और वाई को प्रिंट कर रहा हूँ, तो एस लोकल है, x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई है, तो जो भी x और y के अंदर वैल्यू उसका सम हो जाएगा और ये उसको प्रिंट कर देगा. क्योंकि s लोकल है तो इसको तुरंत वहीं से वहीं मिल गया, इसने इसको प्रिंट कर. अब बात करते हैं नम. तो नम जो है, ये नम यहां पर इस लोकल बॉडी में कहीं नहीं मिला. ये फंक्शन यहां से लेके डेफ कैल्क से चालू हुआ रिटर्न एस तक, यहां पे नम उसको नहीं मिला.
तो फिर वो इसकी एनक्लोजिंग बाउंड्री में चेक करेगा। इसकी एनक्लोज बाउंड्री यानी इसके आजू बाजू में ये कहाँ पे है। तो डेफ फंक्शन के बाहर ये नम और मम ये दोनों वेरिएबल यहाँ बाहर लिखे हुए हैं, क्योंकि ये दोनों जो है ये 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 जो हमारा मेन प्रोग्राम है इसको हमने किसी बॉडी में एनक्लोज नहीं किया है। अगर हम इसको किसी फंक्शन में या मेन फंक्शन के अंदर एनक्लोज कर देंगे तो ये उसके लोकल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये किसी बॉडी के अंदर एनक्लोज नहीं है। सो दे आर ट्रीटेड ग्लोबल टू कैल्क, यानी कैल्क की पेरीफेरी के अंदर है, यानी एनक्लोज एरिया में नम है। तो ये नम की वैल्यू को यहाँ एक्सेस इस एनक्लोज बाउंड्री से एक्सेस कर लेगा और इसको प्रिंट करा देगा। तो यहाँ पे एरर नहीं आएगी। तो num first it will check in the local boundary calc function. If then it doesn't found that, then it checks its value in the enclosed area, and it found num there. Okay, num is here. So from there it accessed the value of num and print it, and it return s to this main program, and in this main program it prints the value of s here. Okay, move to the next. बिफोर दैट मैं आपको ये बता रहा था यहाँ पे, हाँ, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दूँ इसी फंक्शन में, ये जो नम मम और प्रिंट ये मेन प्रोग्राम है। इफ आई एनक्लोज दिस इन ए मेन फंक्शन बाउंड्री, सेम प्रोग्राम में नम जो है वो मेन के अंदर एनक्लोज हो जाए, तो फिर कैल्क फंक्शन के अंदर हम नम को एक्सेस नहीं करते। तो नम फंक्शन एरर मैसेज डिस्प्ले करेगा। मैं आपको समझाता हूं, देखो कैसे। मैं चेंज करता हूं थोड़ा स्क्रीन को। Yes, now you see I have changed this. If I enclose the main program in a main function, then what happens? Num is blocked now in the boundary of main function. So it is bounded, its scope is within the main. So now in the function calc, you cannot access num. So in this case, you will get error message. Okay, move on to next. Second case. Second case, variable neither in local nor in global or enclosed or built in, as I explained earlier. Suppose जैसे यहाँ पर डेफ ट्राई फंक्शन है, इसमें c एक आर्ग्यूमेंट है, हम रिटर्न करा रहे हैं c इंटू आर, तो r इसमें यहाँ पे कहीं नहीं है, तो वो इसकी एनक्लोज बाउंड्री एनक्लोज एरिया में सर्च करेगा। इसका एनक्लोज एरिया यहाँ पे है, यहाँ पे एक वेरिएबल n है, यहाँ पे भी कहीं r नहीं है, प्रिंट में भी यहाँ पे कहीं r नहीं है, इससे ऊपर भी कहीं r नहीं है। तो वो चेक करेगा कि क्या r जो है वो ग्लोबल है, ग्लोबल भी नहीं है, एनक्लोज है, एनक्लोज भी नहीं है। एनक्लोज भी नहीं है, तो फिर वो चेक करेगा कि क्या आर एक पाइथन का बिल्ट इन वेरिएबल है।
वो भी नहीं है, आर तो हमने ऐसे ही रैंडमली ले लिया है, वो कोई बिल्ट इन डिफाइंड वेरिएबल नहीं है, तो यहाँ पे फिर एरर आ जाएगी। ओके, so variable r is not defined anywhere, so error will be returned in the program. See the third case, variable name is same. Suppose आपने एक ग्लोबल वेरिएबल लिया है, या आपके पास एक एनक्लोज बाउंड्री है जहां पर मेन प्रोग्राम है या जो भी लोकल फंक्शन है, उसके अंदर जो वेरिएबल है वही वेरिएबल बाहर कहीं और भी है, जो कि ग्लोबल बाउंड्री में हो सकता है, या लोकल में हो सकता है, या एनक्लोज बाउंड्री में हो सकता है। जैसे मान लो कि यहाँ पर मैं, ये फंक्शन है डेफ ट्राई, और ये इसका एनक्लोजिंग एरिया है जहां पर मैन एरिया हम कह सकते हैं, लेकिन ये अभी फिलहाल ग्लोबल में है, तो टी असाइन टू 10 है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे टी को एक्सेस करना चाहता हूँ यहाँ पे, अगर मैं टी असाइन टू 5 नहीं लिखूं, मैं सिर्फ लिखूं प्रिंट टी, सिर्फ प्रिंट टी लिखूं, तो ये इस ग्लोबल वेरिएबल टी जो 10 है उसको एक्सेस कर लेगा और 10 प्रिंट करेगा। क्या प्रिंट करेगा? 10। अब फर्स्ट स्टेटमेंट पे वापस आ जाओ, मैंने क्या किया, टी को 5 बना के चेंज कर दिया, तो ये एक नया वेरिएबल हो गया, एक न्यू वेरिएबल हो गया जो इस लोकल बॉडी ट्राई के अंदर ही रहेगा। सो इट विल मेक इट एज ए लोकल वेरिएबल डेफिनेशन, so this t will be treated as a local, तो ये प्रिंट करेगा, तो t लोकल को प्रिंट करेगा, तो वेरिएबल t इज इन लोकल। अब बाहर की जो बाउंड्री है उसमें इसको हमें, क्योंकि ये मैन के अंदर नहीं है तो ये ग्लोबली मानी जाएगी, इसमें जो t है वो 10 है, तो अब इस रिजोल्यूशन को कैसे दूर किया जाएगा? एलईजीबी रूल से। एल मतलब फर्स्ट से पहले लोकल, तो टी असाइन टू 5, ऑलरेडी टी इसके अंदर है, तो टी को हमने 5 वेरिएबल जो किया है, ये टी ट्राई फंक्शन का लोकल वेरिएबल है, तो ये प्रिंट करेगा 5, यानी लोकल वेरिएबल। अब इससे बाहर जैसे आए अपन, यहाँ पे टी 10 है, ये ग्लोबल एरिया है, तो मैंने फंक्शन को कॉल किया तो उसने उसका खुद का जो लोकल 5 था उसको प्रिंट किया, फिर बाहर से वापस जैसे हम यहाँ आ गए, तो यहाँ पर जो ये प्रिंट करेगा ये अपने ग्लोबल वाले खुद के टी को ही प्रिंट करेगा। ठीक है, हो सकता है कि भी हम इस ग्लोबल को वहां फंक्शन के अंदर ले जाके चेंज करना चाहते थे, लेकिन ऐसे चेंज नहीं होगा। जब आप इसको जैसे फंक्शन कॉल किया, यहाँ से देखिए इस लाइन से आपने फंक्शन को कॉल किया, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन यहाँ से शुरू होगा टी असाइन टू 10, यहाँ से प्रोग्राम चालू नहीं होता, ये फंक्शन बॉडी है, प्रोग्राम चालू होगा यहाँ से टी असाइन टू 10, then it calls function try, then we move here in this function, here we have changed t assigned to 5, so this t will be treated as a local variable of this function, so it prints this variable only, this t variable only, it prints 5, but it will not change anything in the outer t variable। ये जो t है ये मेन प्रोग्राम का t है, ये 10 है, 10 ही रहा। ठीक है, तो ये वहां पे एक्सेस नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि वहां पे खुद उसका सेम नाम का कोई वेरिएबल। ठीक है, इससे पहले देखो यहां पर, जैसे यहां पर मेन प्रोग्राम में नम वेरिएबल है, तो नम वेरिएबल को हम वहां पे यूज, अगर नम, ये ग्लोबल, पहले जो मैंने आपको बताया था कि ये मैंने ग्लोबल लिया था, ये ऐसे नहीं था ना, ऐसे था, ये मैन नहीं था। ठीक है ना, ये ऐसे था। ओके, so in this condition, num is a global because it is not in a boundary. It is before or after the function calc. Calc function की boundary तो यहाँ से यहाँ तक है, ये देखिए, तो num यहाँ पर है, वो वहाँ पर एक्सेस हो रहा है main function calc function के अंदर, लेकिन अब इसमें देखिए आपने, जैसे ये t है तो t यहाँ पे एक्सेस हो जाता, लेकिन आपने जैसे उसको 5 असाइन किया तो ये एक नए वेरिएबल के जैसे डिफाइन हो गया यहाँ, तो t एक नया लोकल वेरिएबल डिफाइन हो गया, तो इट प्रिंट्स 5,
but it won't change the t outside, so t remains 10 only. आगे देखिए, ये मेन प्रोग्राम फंक्शन बॉडी है जो ग्लोबल है अभी फिलहाल, t असाइन टू 10 लिया, ट्राई फंक्शन को कॉल किया, तो ट्राई फंक्शन में हम चले गए, यहां पर अब मैं एक्सेस करना चाहता हूं ग्लोबल वाले टी को, खुद का टी नहीं बनाना चाहता, तो मेरे को एक चेंज करना पड़ेगा. व्हाट चेंज? वी हैव टू डिफाइन द पाइथन दैट आई वांट टू यूज टी ग्लोबल वन. So if you define global t, that means the t which you are going to use in this function is the global one. तो अब जो ये t चेंज किया आपने, ये ग्लोबल वाला चेंज हो गया है. अब जो t आप प्रिंट कर रहे हो ये ग्लोबल वाला t है. So variable t is in global. So to access global, define variable as a global in the local unit. It prints 5, along with it change the global t also. So when you return from this function, if you print t, it prints 5 because it changed. Okay, if you want anything, I will repeat the slide again. Okay, see, ये दो चीजें आपको भी मैं जो समझाने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये एग्जाम में पूछ भी सकते हैं, वाइवा में भी पूछ सकते हैं. दो डेफिनेशन आपको मैं समझा रहा हूँ. एक होता है कॉलिंग फंक्शन और एक होता है कॉल्ड फंक्शन. बहुत सिंपल सी बात है. मैंने किसी स्टूडेंट को कॉल किया, जैसे मैंने कॉल किया कि वर्षा, तो मैंने कॉल किया तो मैं हो गया कॉलिंग फंक्शन. जिसको कॉल किया गया दैट इज कॉल्ड फंक्शन. सी, in this example you see there is a man function and there is a function f1. there are two function in this. man function की बॉडी के अंदर हमने f1 को कॉल किया है. मैन ने यहां से देखिए आप एरो जा रहा है, f1 को कॉल किया तो आप यहां से चले जाएंगे f1 फंक्शन के अंदर और उसको एग्जीक्यूट करेंगे और वापस रिटर्न होके यहीं आएंगे. तो किसने किसको कॉल किया? द मैन फंक्शन कॉल्ड f1 and it returned back to the man. So man is the calling function. Which function is called? f1 function. Okay, I think it is very simple thing, you can understand that. Move ahead to again things, actual and formal arguments. जब एक कॉलिंग फंक्शन होता है, सपोज दिस मैन फंक्शन इज अ कॉलिंग फंक्शन, इट कॉल्ड फंक्शन f1 and pass the argument n value to the function f1. यहाँ पे देखिए इस एग्जांपल में मैन फंक्शन सबसे पहले एग्जीक्यूशन वहीं से शुरू होता है. n को इनपुट लिया, फिर आपने f1 फंक्शन को कॉल किया और साथ में n को आर्गुमेंट बना के भेज दिया. ये यहां से जाएगा f1 फंक्शन के अंदर, n जो आर्गुमेंट था वो कॉपी होकर c में आ गया. तो c क्या है? c इज टू होल्ड द वैल्यू ऑफ n. एक्चुअल वैल्यू कहां से आ रही है? एक्चुअल वैल्यू फंक्शन कॉल स्टेटमेंट से आ रही है यहां से. ओके, so from there we called the function and we have passed the values, the arguments, they are called actual arguments. The data arguments sent to the function in calling statement are called actual arguments. अब ये फंक्शन डेफिनेशन में जाएगा n को लेके और c में उस वैल्यू को कॉपी कर देगा. तो जो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं दे आर जस्ट टू रिसीव द वैल्यू ऑफ एक्चुअल आर्ग्यूमेंट. So in this function definition we have to take one formal argument. This may be same name or may be different name, no issue. यहाँ पर c की जगह पे p, n, t कोई भी नाम रख सकते थे हम. ये वेरिएबल फंक्शन f1 का लोकल वेरिएबल होगा और इसमें हम इनपुट नहीं करेंगे, इसके अंदर ऑटोमेटिक इनपुट आएगा. कैसे? जैसे हमने कॉल किया हम वैल्यू भेजेंगे, वो वैल्यू c में आएगी. तो c के अंदर वैल्यू हमें नहीं देना है,
It will take from the function call. Okay, so C is the formal argument. It does not have its own value. It copies the value of actual argument. So the data argument declared in the function definition of the called function are called formal argument. ये called function है, इसको बुलाया गया है. किसने बुलाया? मैन ने. F1 फंक्शन को कॉल किया गया तो आर्ग्यूमेंट की वैल्यू कौन देगा? कॉलिंग फंक्शन भेजेगा. कहां से भेजेगा? फंक्शन कॉल करते समय. जैसे मैंने फंक्शन F1 को कॉल किया, मैंने n को भेजा. मान लीजिए मुझे F1 फंक्शन को दोबारा कॉल करना है और इस बार मैं n नहीं m की वैल्यू भेजना चाहता हूं. तो आई कैन राइट हियर F1 and I can call and I can pass value m. तो जो भी कॉल करते समय जो भी वैल्यू मैं भेजूंगा, दैट वैल्यू विल बी कॉपीड इन द फंक्शन इन द फॉर्मल आर्ग्यूमेंट. तो एक्चुअल वैल्यू कहां से जनरेट हो रही है? यहां से. ये जाएगी n की वैल्यू यहां C में. तो n क्या हो गया? एक्चुअल आर्ग्यूमेंट. C क्या हो गया? फॉर्मल आर्ग्यूमेंट. अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? क्वेश्चन पूछेंगे डिफरेंशिएट बिटवीन एक्चुअल एंड फॉर्मल आर्ग्यूमेंट, एक्सप्लेन विद ए सूटेबल कोड इन दी पाइथन. तो आपको बताना है कि एक्चुअल वो आर्ग्यूमेंट डेटा होता है जो फंक्शन को कॉल करते वक्त भेजा जाता है. द डेटा विच इज पास्ड टू दी फंक्शन व्हाइल कॉलिंग. एंड फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स आर द डेटा which is mentioned in the function definition. Okay, that is only used to receive the value of actual argument. Got it? तो यहां पर C जो है वो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट है. वो सिर्फ जो भी इसको कॉल करेगा वहां से जो भी वैल्यू आएगी उसको रिसीव कर लेगा. ठीक है. और N जो है वो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट. चलिए आगे. अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये लास्ट कंटेंट है हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग का, फंक्शन का. म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल प्रॉपर्टी ऑफ द पास्ड डेटा. अभी अभी हमने पढ़ा कि एक्चुअल आर्ग्यूमेंट को हम पास करते हैं फंक्शन के अंदर, वहां पर वो उसको फॉर्मल आर्ग्यूमेंट होता है, वो उसको रिसीव करता है. ठीक है. तो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट जो भेजा जा रहा है, जिसको पास किया जा रहा है फंक्शन बॉडी में, उसकी प्रॉपर्टी कैसी है? क्या वो म्यूटेबल है या वो इम्यूटेबल है? अगर एक्चुअल आर्ग्यूमेंट इम्यूटेबल है तो क्या होगा? फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में वो जाएगा, वहां पर भी वो इम्यूटेबल रहेगा. मतलब अगर आपने फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में कुछ चेंजेस कर दिए तो वो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट में रिटर्न नहीं होंगे. इसको ध्यान से समझते हैं. When argument passed to a function, its copy will be transferred to the formal argument in the function body. If we have made any change in the function body if argument variable, so that will not make any effect on the actual argument while returning. और ये कब होगा? जैसे मैंने एक फंक्शन को कॉल किया और मैंने n को आर्गुमेंट बना के वहां भेजा, तो n नहीं जाएगा, n की वैल्यू जाएगी. वहां पर जो भी फॉर्मल आर्गुमेंट था, अगर मैंने उसमें कुछ चेंज कर दिया तो वो चेंज वापस n में नहीं होगा. अगर एक्चुअल आर्गुमेंट n जो है वो इम्यूटेबल है, वो ऑर्डिनरी वेरिएबल है, वो टपल है, वो म्यूटेबल नहीं है, तो वो वहां पर कुछ चेंज हुए वो वापस n में नहीं आएंगे. क्लियर? अगर n जिसको मैंने आर्गुमेंट बना के किसी फंक्शन में भेजा है, इफ इट इज म्यूटेबल, इफ द n इज म्यूटेबल, म्यूटेबल मतलब वो लिस्ट है या डिक्शनरी है, तो जो चेंजेस उस फंक्शन के अंदर हम करेंगे
वो वापस हमारे ओरिजिनल एक्चुअल आर्ग्यूमेंट में भी ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, क्योंकि वो म्यूटेबल है। ओके, एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए यहां पर माई फंक्शन एक फंक्शन है, एक मैन फंक्शन एक फंक्शन है। यहां पर मैंने n एक वेरिएबल लिया है मैन फंक्शन में, मैंने इस फंक्शन को कॉल किया, n को आर्गुमेंट बना के भेजा, n चला गया a में। क्योंकि n यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑर्डिनरी वेरिएबल है, तो ये इम्यूटेबल वेरिएबल है। तो a में मैंने जो चेंज किया +5, वो a में ही होगा, तो a विल बी 10 नाउ, क्योंकि n की वैल्यू 5 थी, वो चलेगी a में, a becomes 5। in the program we have changed a by +5, then a becomes 10, so it prints a in function 10। वापस रिटर्न होके यहां आ गया। अब मैं n को प्रिंट कराऊंगा, n remains 5 only। why? because n doesn't change, n is a ordinary local variable that is immutable, so it won't change। ये चेंज नहीं हो। अगर ये टपल होता, अगर ये स्ट्रिंग होता तो भी चेंज नहीं होता, कैरेक्टर होता तो भी चेंज नहीं होता, क्योंकि वो सब इम्यूटेबल है। अगर n जिसको मैं भेज रहा हूं यहां से यहां वो लिस्ट है, वो डिक्शनरी है, तो वहां पे जो भी चेंज हमने किया वो ऑटोमेटिकली यहां पे n में आ जाएगा, आपको रिटर्न कराने की भी जरूरत नहीं है। एक तरीके से आप n को 10 बना सकते हैं। कैसे? मैं यहां से a को रिटर्न करा देता हूं। क्या कराता हूं? a में +5 किया और मैंने उसको रिटर्न भी करा दिया, और यहां पर जो रिटर्न होके आ रहा है उसको मैं वापस n में स्टोर कर दूं तो रिटर्न आ सकता है। बट ये ऑटो रिटर्न नहीं हुआ, ये हमने उसकी वैल्यू वहां से रिटर्न मंगाई है, उस वैल्यू को हम इसमें असाइन करा रहे हैं। So we are modifying it. It won't automatically modify it because it is immutable. See the next example. In this man program, we have defined a list n. अब यहाँ पे n एक लिस्ट है। अब मैंने n को आर्गुमेंट बना के भेजा तो a भी ऑटोमेटिकली एक लिस्ट हो गई। अब a में जो चेंज किया हमने वो यहां से दिखेगा और ऑटोमेटिकली वो यहाँ n में भी हो जाएगा। देखो ए का A0 वाला जो है वो 5 है, वो 10 हो गया, तो यहाँ पे भी 10 दिखा रहा है। यहाँ से जब वापस आए तो n को हमने प्रिंट किया तो n में भी वो 10 ही दिखा रहा है। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट में आएंगे, देखिए डिफाइन माई फंक्शन ए। इसमें मैंने n को आर्गुमेंट बना के भेजा है, ये भी लिस्ट है। अब इस तरह की जो लिस्ट आ रही है उसमें हम कोई और बदलाव भी कर सकते हैं। लाइक मैं उसमें अपेंड कर दिया मैंने लिस्ट को, तो ए में पहले एक ही कंटेंट था A0 पे 5, अब मैंने एक और एलिमेंट उसमें ऐड कर दिया 20। मैं उसको प्रिंट कराऊंगा ए को तो ये प्रिंट करेगा 10 और 20, लेकिन ये जो बदलाव है ये n में भी हो जाएगा। जब आप यहां से कॉल करके वापस आएंगे, अब आप प्रिंट करेंगे n को तो n के अंदर भी वही चेंज होगा जो a में हो चुका है। क्यों? क्योंकि n म्यूटेबल डेटा टाइप है। ठीक है, any changes can be done in the list will be auto returnable to the calling function in the actual argument। Now this is the end। Now